नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस 2022 क्या आपके लिए एक चैलेंज है? क्या आप इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हो? क्या आप भी रैंक लाना चाहते हो? क्या आप भी टॉपर बनना चाहते हो? उसके लिए जरूरी है स्पष्ट नियोजित रणनीति की। अगर आप रणनीति के आधार पर व्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से अपने अध्ययन को करते हो तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। क्या हम इस परीक्षा में, जिसका टोटल रिटन में 1400 होता है, इसमें से क्या हम 800 प्लस प्राप्त कर सकते हैं? हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी होता है कुछ विशेष रणनीति की विशेष प्रक्रिया पर। अब आपने देखा होगा कि हर पेपर में पहले, दूसरे, तीसरे विशेषकर 10-10 यूनिट है। हर यूनिट में से 30 नंबर का आना है, ठीक है ना? या हमारा जो सिलेबस है पहले दूसरे पेपर में पार्ट वाइज है, ठीक है ना? तो आप समझिए जरा, पहला जो पार्ट है पार्ट ए। इस पार्ट ए में आप देखोगे 15 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आने हैं। कितने मार्क्स होते हैं? 45। फिर आपके पास 10 क्वेश्चन है, वो आपके कैसे आने हैं? कितने मार्क्स के आने हैं? 5 मार्क्स के आने हैं। उसके बाद आपके हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन 11 मार्क्स के आने हैं। टोटल कितना हुआ? 150, ठीक। अब इस 150 मार्क्स में हमको कुछ ऐसी प्लान करना होगा कि हम इतने नंबर लेकर आए कि हमारे नंबरों का जो टोटल हो वो 800 प्लस हो। ये हर पार्ट का अपना एनालिसिस समझ लिया, ठीक। अब देखिए आप, कितने हैं ये? 15 क्वेश्चन है। इस 15 क्वेश्चन को आप कैसे चाहे हम कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करें, इसके लिए ज़रूरी है कम से कम 10 क्वेश्चन हमारे ऐसे जाएं इनमें हमें 3 मार्क्स मिलें, यानी 3 नंबर के सवाल में 3 नंबर मिले। ऐसे 10 क्वेश्चन हमारे तैयार होना चाहिए। बाकी 5 क्वेश्चन में से किसी में 1 मिलेगा, किसी में आधा मिलेगा, ठीक है ना? यानी आपको इस 45 नंबर के में से ओनली 30 मार्क्स ही लाने हैं। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न का एनालिसिस करना जरूरी है और लगभग हर क्वेश्चन में जो 3 मार्क्स का है 3 से 4 फैक्ट आपको विद इन वर्ड लिमिट में देने होंगे, तो आप निश्चित रूप से इन 45 में से 30 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। दूसरे जो सवाल है 5 नंबर के, जिनको आपको 50 शब्द में लिखने हैं, इसमें अगर आप एफर्ट लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें नहीं लगाना है। सिंपल 5 से 6 फैक्ट इसमें आपको एग्जाम हॉल में लिखने हैं अपने, उसमें प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छा इसमें कर सकते हो। इसमें भी एक एवरेज है, हर क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलने चाहिए। ये भी आपके 30 मार्क्स हो गए। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 11 मार्क्स का, इसको कैसे लिखना है अभी मैं बताने वाला हूं आपको। आंसरिंग कैसे करनी ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तीनों की कैसे आंसरिंग करनी है वो मैं बताऊंगा। इसमें भी आपको, अगर आप हर क्वेश्चन में, यानी टोटल जो 55 मार्क्स हैं, उन 55 में से 30 नंबर भी लाते हो तो आपके कितने हो गए? टोटल कितने हो गए आपके? 90 नंबर। यानी आपने एक पार्ट में 90 नंबर लिए, दूसरे पार्ट में भी आपने 90 नंबर लिए, ठीक। यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए? 180। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों 300 के आपके क्वेश्चन है, पेपर हैं, उनमें आपने 180 का एक एवरेज निकाला। टोटल हुए 540। अब आपका क्या क्या बचा? हिंदी बचा, निबंध बचा, और आपका इथिक्स का पेपर बचा, यानी जीएस फोर्थ।
क्या इन तीनों में मिलाकर आप 280 नंबर नहीं ला सकते हो? इन तीनों में मिलाकर 280 नंबर बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं। एथिक्स के पेपर में 120 नंबर लाए जा सकते हैं। ऐसे में 60 से 70 नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो हिंदी का पेपर है उसमें भी 120 से 30 नंबर बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं। थ्री 300 मार्क्स आपके ये हो गए। अगर आप 300 लाते हो तो ये प्लस 300 बराबर 840, जबकि आपको 840 ही नहीं लाने हैं, 800 लाने हैं। मतलब मैं आपको एक जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं उस स्ट्रेटजी पर अगर आप काम करते हो तो आप 800 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हो। इनमें थोड़े बहुत किसी क्वेश्चन में आपका कोई छूटता है, अच्छा आंसर आप नहीं दे पाते हो, किसी में कम मार्क्स आते हैं, तब भी आप 800 प्लस मार्क्स ला सकते हो। अब हम आपको एक एक प्रश्न के प्रश्नों में हम जो थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है उसको हम कैसे लिखें, तो उसमें हमें 3 नंबर मिले। 5 नंबर वाले सवाल का हम आंसर कैसे करें, तो उसमें हमें 5 नंबर मिले। और 11 वाले में हम क्या स्ट्रेटजी रहे, यानी ये प्रत्येक क्वेश्चन की अलग अलग स्ट्रेटजी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे 3 मार्क्स के प्रश्न हैं, 3 अंक के जो सवाल हैं, उसमें आप क्या करोगे। कई लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग तरीका है। मेरा अपना रिसर्च टीम है और मैंने जो रिसर्च करके निकाला, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पुस्तक का नाम लिखना है। जैसे आपका क्वेश्चन है अर्थशास्त्र, ठीक, ये पुस्तक का नाम है। सबसे पहले आप क्या बताओगे, इसका राइटर कौन है। तो आपको पता है इसका राइटर कौटिल्य है, या आप आचार्य चाणक्य भी लिख सकते हो, ठीक। और आप ऐसे ही लिख सकते हो। दूसरे इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, आप इसकी भाषा बताओगे, किस में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। टाइम बताओगे, किस टाइम पे लिखा गया है, मौर्य काल के समय लिखा गया है। इसका कंटेंट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है, राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। अगर आप किसी प्रकार की कोई भी बुक आपके सिलेबस में जहां पर पूछी जाती है, इस तरह से अगर आप आंसरिंग करते हो तो निश्चित रूप से आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक। इसी प्रकार से कोई मूवमेंट पूछा गया है या कोई डेफिनेशन पूछी गई है, उसका भी एक अलग अलग तरीका होगा, अलग अलग तरीका उसका आंसर देने का होगा। सबसे ज्यादा समस्या आती है एथिक्स की परिभाषाओं में। उनकी परिभाषाएं बड़े सदे हुए शब्दों में देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सत्यनिष्ठा की परिभाषा देनी हो, किसकी देनी हो, सत्यनिष्ठा की, तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको उसमें लिखना होगा कि सिद्धांत और व्यवहार में एक रूपता, अर्थात लोक सेवक के लिए जो दायित्व और सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, व्यवहार में उनकी परिणति होना सत्यनिष्ठा कहलाती है। इंटीग्रिटी मीन्स इक्वलिटी बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एक्शन। तो छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं उसमें बहुत आपके सेंटेंस कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अगर आप इस तरह से उनको करते हो तो निश्चित रूप से आपको वहां पर अच्छे अंक मिल सकते हैं। अब जो अगला अपना सवाल है वो है 5 अंक का। क्या रणनीति होना चाहिए। 3 नंबर के सवाल और 5 नंबर के सवाल में कहीं भी इंट्रोडक्शन लिखने का कोई स्कोप नहीं है और ना हमको इंट्रोडक्शन लिखना है। 5 अंक के सवाल में इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। हाँ, इथिक्स के पेपर में या कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है तो उसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन के अलावा और कोई भी चीज उसमें आपको नहीं लिखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा चयन क्यों नहीं हो रहा है। कई सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं और 5 बार मेंस देते जा रहे हैं तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि जो विद्यार्थी पंचवर्षीय योजना उसी विद्यार्थी की बनती है जो पढ़ता बहुत ज्यादा है, लिखता कम है।
भैया प्रीलिम्स का एग्जाम है ज्यादा पढ़ने का, मेंस का एग्जाम है ज्यादा लिखने का, और इंटरव्यू है अच्छा बोलने का और कम बोलने का, सदे हुए शब्दों में अच्छा और कम बोलने का। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि एग्जाम क्या है आपका। ये प्रीलिम्स में आपको बहुत सारा पढ़ना है, मेंस में आपको बहुत सारा लिखना है। जितना ज्यादा लिखोगे उतने अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। तो 5 नंबर के में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। 50 शब्द में आंसर देना है, कोई इंट्रोडक्शन की इसमें जरूरत नहीं है, सीधा आप शुरू करोगे। और इसमें आपको शुरू करने के बाद 5 से 7 फैक्ट लिखने ही लिखने हैं। यदि इसमें ज्योग्राफी का सवाल है, फ्लो चार्ट डायग्राम से समझाइए, ठीक है ना। कोई टेक्निकल चीज है तो उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम से समझा सकते हो, ठीक है ना। एक बड़ा ट्रेंड चला है आजकल, हर कोई हर सवाल में डायग्राम बना देता है। हर सवाल में फ्लो चार्ट डायग्राम नहीं बनाना है, जहां पर रिलेवेंस है वहीं बनाना है। अब मुद्दा आता है इसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है 11 नंबर के सवाल में, क्योंकि उसकी शब्द सीमा भी ज्यादा है, 200 वर्ड्स है। इसके लिए आपको मैं पूरा एक स्टेप बनाकर देता हूं कि आपको किस तरह से इसको लिखना है। प्रश्न का पहला भाग यानी भूमिका या इंट्रोडक्शन। भूमिका और इंट्रोडक्शन जो है, उस भूमिका और इंट्रोडक्शन में आपको क्या चीज का ध्यान रखना है। लगभग आपको 10 से 20 शब्द में भूमिका लिखनी है। अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है। किसी में आप कोटेशन से शुरू कर सकते हो अगर कोटेशन है तो, किसी में आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो, किसी में आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू कर सकते हो। ये इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में क्या दे सकते हो आप, डेफिनेशन दे सकते हो, आप कोई कोटेशन दे सकते हो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है तो आप वो दे सकते हो, ठीक है ना। या फिर डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आप इंट्रोडक्शन में आपको लिखनी है, या कोई विशेष बात इंपॉर्टेंस है वो आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप जुडिशरी के बारे में लिख रहे हो, जुडिशियल रिव्यू के बारे में लिख रहे हो, या जुडिशरी का कोई भी सवाल है उसमें लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में। तो आपको बताना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म जुडिशरी सिस्टम फॉर द आवर कंट्री, ठीक है ना। भारत का संविधान भारत के लिए एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। कोई भी सवाल आए न्यायपालिका पर, आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो। उसके बाद संविधान के आप आर्टिकल वगैरह बता के उसको एक आगे लेकर चल सकते हो। तो इंट्रोडक्शन 10 से 20 शब्द, कभी कभी ऐसा हो सकता है 25 तक जा सकते हो, यानी ये अपर लिमिट है। 25 से ज्यादा शब्द आपको इंट्रोडक्शन में खर्च नहीं करने हैं। उसके बाद जो कोई प्रश्न लिखने का तरीका होता है, भूमिका के बाद अगला होता है पार्ट भूमिका का विस्तार, यानी जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को आपको खोलना है, उसका आपको विस्तार करना है। विस्तार करने के बाद ये विस्तार भी आपको 20 से 25 शब्द में करना है। उसके बाद बीच का कंटेंट, बीच के कंटेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट वाइज, यानी 12 फैक्ट देने हैं पूरे के पूरे पॉइंट वाइज। उसके बाद लास्ट में इसमें अगर जरूरत जहां पर होती है फ्लो चार्ट की, डायग्राम की, पाई डायग्राम की, बार डायग्राम की, मैप की, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैसा आप इसमें कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। कोई भी प्रश्न जब हम लिखते हैं तो उसके आंसर में लिखते समय हमें उपसंहार की पूर्व स्थिति, उपसंहार की पूर्व स्थिति क्या है भैया, क्या लिखोगे आप उसमें। उसमें आपको कुछ चीजें बतानी है। जैसे क्या बता सकते हो, पहली चीज आप ये बताइए, अगर कोई कमी है वो बता सकते हो, कोई क्रिटिसिज्म है वो बता सकते हो, और कोई सुझाव है वो भी इसमें बता सकते हो। उसके बाद लास्ट जो है उपसंहार या कंक्लूजन या निष्कर्ष, जो भी आपको कहना है, ठीक है ना। ये हेडिंग नहीं डालनी वहां पर, ध्यान रखना एग्जाम में, नहीं तो हेडिंग डाल दो भूमिका, भूमिका का विस्तार, ये नहीं लिखनी है वहां पर। केवल ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। कई बार कैसा होता है ना, मैंने एक बच्चे को निबंध सिखा रहा था तो वो निबंध में वहां हेडिंग डाल दी भूमिका, फिर भूमिका का विस्तार। ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है बात का। उपसंहार में उसकी इंपॉर्टेंस, उसका रिलेवेंस, उसका फ्यूचर, ऐसी चीजें आपको बतानी होगी, ठीक है ना। उसका अभी तक का परफॉर्मेंस, ठीक, ऐसा कुछ भी है उन सब चीजों को इसमें बताना होगा।
अगर आप इस रणनीति से सवाल सॉल्व करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो निश्चित रूप से आप 800 से अधिक नंबर ला सकते हो। वो व्यक्ति जरूर सफल होता है जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है। वो व्यक्ति जरूर सफल होता है जो अपने कार्यों पर, अपने परिश्रम पर, अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखता है और एक नियोजित तरीके से अध्ययन करता है। मैं इस अध्ययन को यज्ञ मानता हूं और यज्ञ कभी व्यर्थ नहीं जाते। इनके परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से मिलते ही मिलते हैं। नमस्कार।